हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, कि मैंने एचटेट जो है हमारे हरियाणा में होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई हुई है अपने चैनल के ऊपर। आज मैं उसकी स्ट्रेटजी से लेकर, प्लानिंग से लेकर, बुक से लेकर और कैसे मैं इन फ्यूचर आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी, उससे रिलेटेड ये मेरी वीडियो है। तो जो मेरे साथ कनेक्टेड है तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए, और नहीं है तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्या मैं पढ़ा रही हूँ और क्या आपको पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पता ही होगा कि पहले मैंने पेपर एनालाइज किया है, क्योंकि मेरा तो 2022 में क्लियर हुआ था। तो उस समय जो कॉमन पार्ट है कुछ अलग टाइप से आता था, अब थोड़ा इजी हो गया है। तो अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, जो मैं आपको करवा रही हूँ। अपने सब्जेक्ट में मैंने एनालाइज किया है कि 20 क्वेश्चन तो हिंदी लिटरेचर से आ रही है, 20 क्वेश्चन के आसपास एनसीईआरटी से आ रहे हैं, 18 भी हैं 19 भी हैं, तो इतने इतने आ रहे हैं समथिंग, और 20 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से आ रहे हैं। ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले मैंने अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया चैनल पे हिंदी साहित्य से की है। और हिंदी साहित्य के बारे में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि हिंदी साहित्य डिफिकल्ट होता है, इम्पोर्टेंट बता दो, और क्या क्या करना है। तो क्योंकि एक तो आपको कह दूं कि हिंदी साहित्य करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे मैं आपको जो करवा रही हूँ ना, बहुत सिंपल सरल भाषा में करवा रही हूँ। जब मैंने अपने टाइम पे एमए की थी 2017 में, तो मेरे पास फोन भी नहीं था, और ना ही मैंने इतनी सरल भाषा में हिंदी साहित्य पढ़ा था जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। यदि कोई नया स्टूडेंट ये क्लास देख रहा हो, सॉरी, कोई नया टीचर ये क्लास देख रहा हो, तो आप एक बार उन वीडियोस को देखना कि मैंने आपको कितने अच्छे से, कितने अच्छे पैटर्न के साथ आपको पढ़ाया है। और मैं आपको बताऊंगी कि वो मैंने पीडीएफ क्यों बनाई थी, लास्ट में आपको जरूर बताऊंगी। जो मैं नोट्स आपको करवा रही हूँ ना, उनकी लैंग्वेज देखो, उनकी भाषा भाषा है वो देखो, कितने अच्छे से मैंने उसके अंदर करवाया है और कितने अच्छे पॉइंट के साथ करवाया है। यदि मैंने इन फॉर एग्जांपल आप ले लो, मैंने आपको आदिकाल करवाया है, तो आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाता है ये करवाया है। आदिकाल की विशेषताएं क्या होती हैं वो करवाई हैं। आदिकाल के मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ कौन से हैं या सभी रचनाएं कौन सी हैं वो करवाई है। आदिकाल के अंदर जो इम्पोर्टेंट कवि हैं, अमीर खुसरो है, विद्यापति है, उनको करवाया है, उनकी रचनाओं को करवाया है। ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो रासो काव्य है, रासो काव्य क्या होता है, रासो काव्य की विशेषताएं क्या हैं, और रासो काव्य की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बिशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, उनके बारे में डिटेल से बताया है। पृथ्वीराज रासो से क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में बन के आते हैं, उसको मैंने अच्छे डिटेल से अलग से बताया है उसके बारे में। और आदिकाल के बारे में जो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की डिबेट हुई है, विवाद हुआ है, तो उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मुझे तो ये विवाद समझने में थोड़ा समय लग गया था, और आपको मैंने एक वीडियो में ही समझा दिया। क्योंकि जो अभी करंटली एग्जाम हुए हैं मैंने खुद दिए हैं, और जो एग्जाम देता है ना उसको पता होता है एग्जाम के अंदर क्या पूछा जा रहा है और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यदि मैं इन फ्यूचर भी मैं एग्जाम हमेशा देती रहूंगी, या चाहे मैं गवर्नमेंट टीचर बनूं या ना बनूं, या मैं ऑनलाइन टीच करूं, मैं एग्जाम जरूर दूंगी। क्योंकि जो एग्जाम के अंदर बैठता है ना, उसको पता होता है एग्जाम के अंदर आजकल का पैटर्न क्या है, क्या पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको हर एक क्लास जो बना बना के पढ़ाई है, वो आज करंटली एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बताई है। ठीक है। तो एक बार उन वीडियो को देखना, कितने इजी और कितने अच्छे तरीके से हर चीज को समझाने की कोशिश की गई है। क्योंकि मेरे यही पैटर्न रहा है, यदि मैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ती हूँ ना, डीपली पढ़ती हूँ, उसके बाद एमसीक्यू करती हूँ। और कमेंट भी आए थे कि मनीषा का कि आप एचटेट के प्रीवियस ईयर करवाइए, वो भी आपको करवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छे से करवाऊंगी मैं आपको। और मैं एमसीक्यू की क्लास देखो यूट्यूब के ऊपर लेके आ सकती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने देखा है पैटर्न क्या करते हैं। आदिकाल के एमसीक्यू ले आए, भक्ति काल के एमसीक्यू ले आए, उपन्यास से एमसीक्यू ले आए। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आदिकाल से आपको एमसीक्यू की क्लासेस ले आऊंगी। ठीक है। तो कितने क्वेश्चन पूछ पाऊंगी मैं आपको आदिकाल से। आदिकाल की विशेषताओं से एक क्वेश्चन पूछ लूंगी, प्रमाल रासो काव्य की एक रचना से क्वेश्चन पूछ लूंगी, अमीर खुसरो की एक रचना से पूछ लूंगी। कितना पूछ पाऊंगी, इतने अच्छे से नहीं पूछ पाऊंगी जितना आप थ्योरी के अंदर कर पाओगे। क्योंकि थ्योरी के अंदर पूरा ही जो एमसीक्यू होते हैं, हमारे साउट जो हमारे डाउट होते हैं सारे अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, और अच्छे से हम समझ पाते हैं, चाहे फिर हमसे कितने ही क्वेश्चन बनवा लो। अब जो मैंने एग्जाम हुए, मैंने नहीं एक भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस की थी। मेरा तो एक ही तरीका है, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी से क्वेश्चन अपने आप क्रिएट हो जाएंगे।
ठीक है? ये मेरे पढ़ाने के तरीके के बारे में था और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगी। आज आप एचटेट दे रहे हो, आप उसकी वैल्यू देख रहे हो, वहाँ पर 20 नंबर का आएगा। इन फ्यूचर आप केवीएस दोगे, ईएमआरस दोगे, DSSS दोगे, ठीक है? तो एनवीएस दोगे, तो वहाँ पर तो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट आएगा। 100 मार्क्स का आपको लिखना है और लिख आप तब पाओगे जब आपको उनके बारे में अच्छे से पता होगा, ठीक है? तो क्योंकि मैंने अब रिटन एग्जाम दिए हैं, वहां से पता लगा कि लिखना कैसे होता है और कैसे पढ़ना होता है। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रही हूँ कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, और मैं तो आपको सभी करवाऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं हम एनसीईआरटी के ऊपर। और एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ानी स्टार्ट कर दी है। मैंने 6 क्लास की मल्हार से स्टार्ट की है और इसके ऊपर भी डाउट था कि बसंत पढ़नी है या मल्हार पढ़नी है। जो 2024 में हमारा सिलेबस आया था उसमें बसंत लिखा है, बट 2025 से क्या हुआ, स्कूलों में मल्हार आ गई है, वही पढ़ रही हैं। और मैं आपको सिर्फ मल्हार के भरोसे नहीं रखूंगी। जब मैंने स्टडी आपको स्टार्ट कर दी है तो 100% ही आपको करके दूंगी। तो मैं आपको बसंत भी करवा दूंगी, ठीक है? तो 6 क्लास की मल्हार करेंगे, 7 की बसंत करेंगे, 8 की करेंगे, 9 की करेंगे, 10 की करेंगे। और एक डाउट ये रहता है कि 6 to 8 करनी है, टीजीटी में 6 to 8 नहीं करनी। मैंने कितनी बार कमेंट में बता चुकी हूँ। आप सभी ने 6 to 10 करनी है टीजीटी के लिए, और पीजीटी के लिए 9 to 12 करनी है क्लासेस की एनसीईआरटी, ठीक है? तो मैं आपको करवाऊंगी तो 6 to 10 ही करवाऊंगी, ठीक है? फिर बचता है हमारा पोर्शन जो व्याकरण का, वो भी मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि वो लास्ट में करवाऊंगी जब हमारा हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके साथ जैसे ही हमारी एनसीईआरटी भी कंप्लीट होने को हो जाएगी तो फिर हम व्याकरण की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये मेरी आज की क्लासेस थी आपको बताने के लिए। और मैं आपको सब्जेक्ट डीप करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन फ्यूचर देखो, हरियाणा में वैकेंसी आए या सेंटर में वैकेंसी आए, ठीक है, तो जॉब निकलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईएमआरस में 40,000 बच्चों ने, 50,000 बच्चों ने हिंदी का फॉर्म भरा था और उसमें से मतलब 10 गुना सिलेक्ट हुए थे, ठीक है? तो हमने 10 गुना ने एग्जाम दिया है मेन, और उस अब सिलेक्शन होगा 3 गुना का, ठीक है? और जो सिलेक्शन होगा वो लास्ट नहीं, अब हाँ, अभी जो मेन डॉक्यूमेंट के लिए बुलाए जाएंगे 3 गुना, और उसके बाद जो लास्ट सिलेक्शन होगा वो तो 1 गुना का होगा ना, 400 सीट पे ही सिलेक्ट होंगे ना। तो देखो, फॉर्म तो 40 ने अप्लाई किया था, क्या 40 टीचर थोड़ी बनेंगे? तो मैं आप सबको यही कहती हूँ कि अपनी तैयारी इतने अच्छे से रखिए। इन फ्यूचर आप कहीं पढ़ाओगे तो क्या आपसे एनसीईआरटी से पूछा जाएगा? सिर्फ आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक की जाएगी। इसीलिए केवीएस, एनवीएस, ईएमआरस ने सब्जेक्ट का पेपर अलग से लिया है 100 नंबर का, ठीक है? मैं आपके फ्यूचर के बारे में सोच के चल रही हूँ, ठीक है? 20 नंबर का तो मैं भी एमसीक्यू करवा के आपको चली जाऊंगी, ठीक है? बट मेरा ये पढ़ाने का तरीका ना कभी है और ना कभी रहेगा, ठीक है? उसके बाद यदि आप ऑनलाइन पढ़ाओगे, इन फ्यूचर आप ऑनलाइन पढ़ाओगे, जैसे मैं आपको इन फ्यूचर ऑनलाइन पढ़ा दूं, तो क्या जब भी कहीं ऑनलाइन डेमो के लिए जाऊंगी, इंटरव्यू के लिए जाऊंगी, तो वह क्या मुझसे क्या पूछेंगे? सब्जेक्ट पूछेंगे ना। तो वो मेरा डेमो कहाँ पर लेंगे? सब्जेक्ट से लेंगे ना। आदिकाल से लो, भक्ति काल से लो, रीति काल से लो, कहीं से भी लो, किसी भी लेखक का लो, तो लेंगे तो मेरे सब्जेक्ट से ही ना। तो इसलिए अपनी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना जरूरी है। मैं आपके फ्यूचर के बारे में सोच के चल रही हूँ, ना कि सिर्फ एचटेट के बारे में, ठीक है? तो जैसे अभी मैंने जो पीडीएफ के बारे में बात की थी, उस पीडीएफ के बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरी पीडीएफ मैंने बनाई थी वो किसी चैनल के ऑफर आया था मुझे भी पढ़ाने के लिए, तो मैं वहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि पर्सनल इशू की वजह से मैं थोड़े लंबे टाइम तक वहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पढ़ लो, अच्छे से कर लो। इन फ्यूचर कहीं आप इन कोर्स को वो बेचेंगे तो आपको पैसे में बेचेंगे वो, ठीक है? अब आपको फ्री मिल रहा है तो फ्री में पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। और एक बात और थी, हाँ, तो जैसे मैं क्लासेस ले रही हूँ ना, हमारी क्लासेस ऐसे रहेंगी, मंडे को, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को हम हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। और जब अब आ गया हमारा थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है? और नो प्रॉब्लम, आपका कोई डाउट हो तो लिख देना। सभी को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, आपके एग्जाम सोच के नहीं पढ़ाऊंगी, मैं मेरा एग्जाम सोच के पढ़ाऊंगी। मैं ये सोच के पढ़ाऊंगी कि ये मेरा एग्जाम है, ठीक है? और कोई भी अपने एग्जाम के लिए कितना दे सकता है आप अच्छे से जान सकते हो। कोई क्वेरी हो तो प्लीज लिख देना। मैंने आपको सारा डाउट बता दिया, पैटर्न बता दिया, स्ट्रेटजी बता दी। और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहो। एग्जाम कभी भी हो, मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, जितना लेट हो उतना अच्छा है, टाइम ज्यादा मिलेगा, रिवीजन ज्यादा होगी, ठीक है? तो
बस यही मेरी आज की वीडियो थी, क्योंकि मैंने क्लासेस तो स्टार्ट कर दिया बट आपके साथ डिस्कस नहीं किया था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, और जो मेरी वो क्लासेस हैं पीडीएफ बना के जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो आपको एमए लेवल तक का पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ ये नहीं है कि मैं क्लासेस दे के चली गई। देखो जैसे हमने पढ़ा है भक्ति काल में, वो पढ़ा है निर्गुण काव्यधारा,